अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास। आज हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर यानी होमियोस्टैसिस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, चूँकि इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स को बड़ी डिटेल से बयान किया है, तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट 2 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस है क्या? देखिए, आपने पार्ट 1 बायोलॉजी में पढ़ा था कि जितने भी जानदार हैं उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें पहले सेल होते हैं, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। जितने भी लेवल हैं एक जानदार के ऑर्गेनाइजेशन पे, हर लेवल पे एक जानदार का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सेल लेवल की बात करें तो सेल लेवल पे एक सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड जो कुछ भी है वो इस सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर आप ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कुछ भी है ये इस ह्यूमन का इंटरनल इन्वायरमेंट है और इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर वक्त इसमें कोई ना कोई चेंज आया रहता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। अब जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसके नतीजे में इंटरनल इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है, उसमें भी चेंज आता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है वो ये चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके इंटरनल इन्वायरमेंट को भी मुतासर करेगा और इसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड नाकाबिले बर्दाश्त है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, इसलिए इस टेम्परेचर को हमने काबिले बर्दाश्त रेंज के अंदर रखना है। बाहर आने वाली चेंज से इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने बचाना है। इसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, इसमें जब कोई चेंज आता है तो वो चेंज इस इंटरनल इन्वायरमेंट को भी मुतासर करता है, लेकिन ये चेंज इस सेल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। लिहाजा हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंज से सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाना है। इसी का नाम होमियोस्टैसिस है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंज से जानदारों के इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाना होमियोस्टैसिस कहलाता है। जब एक जानदार के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है तो उसके नतीजे में जानदार के इंटरनल इन्वायरमेंट में ज्यादातर 3 कंपोनेंट्स मुतासिर होते हैं। और भी मुतासिर होते हैं कंपोनेंट्स, लेकिन ज्यादातर इंटरनल इन्वायरमेंट में 3 चीजें मुतासिर होती हैं। एक वाटर और सॉल्यूट, एक नाइट्रोजन वेस्ट और एक टेम्परेचर। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आती है तो चेंज के नतीजे में ये 3 चीजें मुतासिर होती हैं। लिहाजा इन 3 चीजों को बैलेंस में रखने के लिए 3 मैकेनिज्म मौजूद होते हैं जानदारों के अंदर। वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस में रखने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन होती है। नाइट्रोजन वेस्ट की क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है और टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म है। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन इज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड थर्मोरेगुलेशन इज टू कीप बैलेंस ऑफ टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि होमियोस्टैसिस के मेनली ये 3 मैकेनिज्म्स हैं जानदारों के अंदर। जहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है और उसके नतीजे में इंटरनल इन्वायरमेंट में ये 3 चीज़ें मुतासर होती हैं। सेल लेवल में उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे सेल लेवल की अगर बात करें तो उसकी एक इंटरनल इन्वायरमेंट में जहाँ पे वाटर और सॉल्यूट मुतासर होते हैं वहाँ मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स वगैरह भी मुतासर होते हैं। लिहाजा सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स मुतासर होते हैं, लिहाजा इनको हमने बैलेंस रखना होता है। अब होमियोस्टैसिस, जैसे मैंने बताया कि होमियोस्टैसिस का मतलब ये है कि
जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उस चेंज से हम इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाते हैं, उस चेंज को हम इंटरनल इन्वायरमेंट में नहीं होने देते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स रखा जाता है। होम्योस्टैसिस में इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स नहीं रखा जाता, कांस्टेंट नहीं रखा जाता, बल्कि चेंज आता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंज आता है, लेकिन वो चेंज काबिल बर्दाश्त हद तक होता है। वो इतना चेंज होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी उसको बर्दाश्त कर सकता है। इसकी मिसाल फर्ज कर लें कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो जो ह्यूमन बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हमें पता है कि ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब बाहर 45 होगा तो अंदर 37 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 37 से इंक्रीज होकर ये 38 हो जाएगा, फिक्स 37 पे नहीं रहेगा, 38 हो जाएगा, लेकिन 38 से ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, मसलन 0 हो गया है टेम्परेचर, तो इंटरनल नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, तो जब बाहर 0 हो जाएगा तो अंदर भी 37 से कम हो जाएगा। 37 पे फिक्स नहीं रहेगा, बल्कि 37 से कम होगा। लेकिन कितना कम होगा? 36 तक कम हो सकता है। 37 से 36 होगा, लेकिन 36 से नीचे नहीं आ सकता। लिहाजा होम्योस्टैसिस का मतलब एक इंटरनल इन्वायरमेंट को एक पॉइंट पे फिक्स करना नहीं है, बल्कि उसमें भी चेंज आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में, लेकिन वो चेंज एक नैरो रेंज के अंदर आता है, एक काबिल बर्दाश्त रेंज के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाटर सप्लाई की, तो जानदारों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर सप्लाई डिफरेंट होती है। कभी वाटर बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है ऑर्गेनिजम्स को, और कभी वाटर बहुत कम दस्तयाब होता है उनको। लेकिन जब वाटर बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा वाटर इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर को भी मुतासर करता है, वहाँ भी ज़्यादा हो सकता है। जब बाहर वाटर कम होता है तो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी वाटर कम हो सकता है। लेकिन इस वाटर को एक काबिल बर्दाश्त रेंज के अंदर रखा जाता है। जब बाहर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अंदर भी पानी ज़्यादा होता है, फिक्स नहीं रहता, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि उस जानदार के लिए काबिल बर्दाश्त होता है। इसी तरीके से अगर पानी बाहर कम हो गया है तो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी पानी कम हो जाएगा, लेकिन कम इतना होगा जितना वो जानदार बर्दाश्त कर सकता है। और ये अडाप्टेशन उस जानदार के लिए ज़रूरी है। यानी एक जगह पे फिक्स रहना ये फ़ायदेमंद नहीं है उस जानदार के लिए, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में थोड़ी बहुत चेंज उसके लिए ज़रूरी है। ये जो होम्योस्टैसिस है, बलाखिर ये कैसे मेंटेन किया जाता है? होम्योस्टैसिस कैसे एक जानदार के अंदर बैलेंस रखता है? होम्योस्टैसिस का काम कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए से किया जाता है। अब ये कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जानदार के अंदर बैलेंस रखता है। इस कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम यानी नॉन लिविंग थिंग्स का जो कंट्रोल सिस्टम है, जैसे मिसाल के तौर पे रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर है, ये भी एक कंट्रोल सिस्टम के तहत काम करते हैं। इनके अंदर जो टेम्परेचर फिक्स हम करते हैं, सेट करते हैं टेम्परेचर, वो टेम्परेचर सेट इसलिए रहता है क्योंकि उनके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। तो जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सेंसर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर होता है। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें सेंसर थर्मोमीटर है, एक कंट्रोल सेंटर है और एक इफेक्टर जो कि कूलिंग या वार्मिंग सिस्टम है। अब ये जो सेंसर होता है ये टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है। जब आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो ये सेंसर या थर्मोमीटर, रेफ्रिजरेटर का थर्मोमीटर उस चेंज को डिटेक्ट करता है। फिर उस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद ये सेंसर कंट्रोल सेंटर को मैसेज पहुंचाता है कि टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है या इंक्रीज हो गया है। फिर ये कंट्रोल सेंटर उस मैसेज को रिसीव करता है और फिर उसको एनालाइज करता है, उसका हल ढूंढता है कि अगर टेम्परेचर बाहर कम हो गया है तो इसका हल क्या है, टेम्परेचर बाहर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, तो इसका हल क्या है। हल सोचने के बाद वो हल इस इफेक्टर को बताता है। यानी फर्ज कर लें बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, आपने रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया हुआ है, बाहर टेम्परेचर 10 हो गया, तो ये 10 टेम्परेचर सेंसर रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर 10 हो गया है, और फिर ये मैसेज पहुंचाएगा कंट्रोल सेंटर को कि टेम्परेचर बाहर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब कंट्रोल सेंटर सोचता है कि मुझे हिदायत दी गई थी कि टेम्परेचर 7 रखना है, जबकि बाहर 10 हो गया है, तो मैं इस टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसको कम कैसे करूं।
तो फिर ये इफेक्टर को मैसेज देता है कि आप अपना कूलिंग सेंटर एक्टिवेट कर दो, यानी कंट्रोल सेंटर कूलिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। जब कूलिंग सेंटर एक्टिवेट होता है तो एक कूलिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा था वो 10 नहीं होता, वो उसी सेट पॉइंट यानी 7 पे ही रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है, इसी तरीके से लिविंग कंट्रोल सिस्टम भी काम करता है। उसके अंदर भी वही 3 कंपोनेंट्स हैं। एक सेंसर है जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं, एक कंट्रोल सेंटर होता है और एक इफेक्टर यानी कूलिंग या वार्मिंग सिस्टम होता है। जब बाहर टेम्परेचर चेंज होता है तो रिसेप्टर उस चेंज को डिटेक्ट करता है, मैसेज कंट्रोल सेंटर को देता है और कंट्रोल सेंटर फिर आगे इफेक्टर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है, या कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा या इसको डीएक्टिवेट करेगा, वार्मिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा या फिर डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम और होम्योस्टेसिस है, ये पूरा प्रोसीजर फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करता है। ये जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, फिर उस टेम्परेचर चेंज के मुकाबले में एक रिस्पांस देना, ये सब कुछ एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत काम करता है। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा अमल है, एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक काम को उसके आउटपुट से कंट्रोल किया जाता है, एक रिएक्शन को उसकी प्रोडक्ट से कंट्रोल किया जाता है। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। ए और बी मिलते हैं और उससे सी बनता है। अब ए और बी का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों का जो रिएक्शन है, ये यहां से कंट्रोल होगा सी से। फर्ज कर लें एक फिक्स्ड क्वांटिटी 10 ग्राम सी की हमें चाहिए, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा इससे सी बनेगा। जब सी 10 हो जाएगा तो मजीद अगर रिएक्ट करेगा तो 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही सी की क्वांटिटी 10 तक पहुंचती है तो सी इसको ऑर्डर देता है कि आप रिएक्ट करना बंद कर दो। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, जिसमें एक प्रोसेस को रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर सी की क्वांटिटी कम हो गई है 10 से, मसलन 7 हो गई है, आपने सी रिएक्शन मिक्सर में से सी उठा लिया है, सी कम हो गया 10 से, तो फिर ये सी इस ए और बी को एक्टिवेट कर देगा, इसको कहेगा कि आप रिएक्ट करें ताकि मजीद सी बने और 10 तक पहुंचे। तो ये जो फीडबैक है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें सी ने इसको एक्टिवेट किया है, इसको प्रमोट किया है, उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर एक आउटपुट इसको डीएक्टिवेट करे तो नेगेटिव फीडबैक होगा, और अगर एक आउटपुट या प्रोडक्ट उसको प्रमोट करे तो पॉजिटिव होगा, और अगर उसको रोक दे, स्टॉप करे तो वो नेगेटिव फीडबैक होगा। अब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये होम्योस्टेसिस में कैसे काम करता है, तो आइए हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। फर्ज कर लें हम टेम्परेचर की मिसाल लेते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। फर्ज कर लें कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो हमारा कंट्रोल सिस्टम मौजूद है उसमें रिसेप्टर उस चेंज को डिटेक्ट करेगा, मैसेज कन्वे करेगा कंट्रोल सेंटर तक, और कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर को कोई ऑर्डर देगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो जो हमारा इफेक्टर है जिसका काम वार्म करना है, जिसका काम गर्म करना है इंटरनल इन्वायरमेंट को, क्या उसको एक्टिवेट होना चाहिए या डीएक्टिवेट होना चाहिए? क्योंकि बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो जरूरी है कि अंदर टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, वरना ह्यूमन बॉडी को डैमेज होगा। लिहाजा उस वक्त जो कंट्रोल सेंटर है इफेक्टर यानी वार्मिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, बाहर इंक्रीज हो गया तो अंदर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो वार्मिंग सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। ये जो गर्म करने वाला सिस्टम है इसको बंद कर देना चाहिए। लिहाजा कंट्रोल सेंटर इस इफेक्टर को, इस वार्मिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। दिस इज नेगेटिव फीडबैक। अगर टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिक्रीज हो जाए तो रिसेप्टर इस चेंज को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सेंटर को मैसेज जाता है। अब कंट्रोल सेंटर को क्या करना चाहिए? क्योंकि बाहर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, यानी मसलन हमारे साथ टेम्परेचर 37 था इंटरनल इन्वायरमेंट का और बाहर टेम्परेचर 0 हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो अब ज़रूरी है कि हमारा जो वार्मिंग सिस्टम है ये हमारे अंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज करे। जो टेम्परेचर बाहर 0 हो गया है, अगर अंदर भी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया तो 37 से नीचे आएगा, 36 होगा, फिर 30, 25, 20, यानी बलाखिर जिस्म मर जाएगा।
तो अंदर के टेम्परेचर को हमने कम नहीं होने देना बल्कि ज़्यादा करना है। तो उस वक्त कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को यानी वार्मिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, तो वार्मिंग सिस्टम जिसम को गर्म कर देता है और हमारा टेम्परेचर दोबारा 37-36 पे आ जाता है। इस तरीके से ये हुई पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें एक इफेक्टर को एक सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वार्मिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, ये होगा नेगेटिव फीडबैक। और अगर टेम्परेचर बाहर डिक्रीज हुआ तो वार्मिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।